तो हेलो एवरीवन। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऐना जैन की मसाज कर रही होती है और उसके बाद जैन के आदमियों को उन पर भरोसा हो जाता है कि हाँ, महामहिम जिनको ले आए हैं वो सचमुच का संत है। और फिर जैन के आदमी ऐना से सॉरी बोलते हैं और जैन से भी, क्योंकि उन्होंने जैन के निर्णय पर भी शक किया। और फिर हमने देखा था जैन ऐना से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज साइंटिस्ट मेरे छोटे भाई को ठीक कर दो, वो बहुत बीमार है। और फिर हमने देखा ऐना सोचने लग जाती है कि ओह, ये इसके छोटे भाई को ठीक करने के लिए मुझे लेके आया है। और इतना सोचते ही ऐना बहुत भावुक हो जाती है। और फिर हम देखते हैं जैन फिर से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज ऐना मेरे छोटे भाई को ठीक कर दो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। और जैन के साथ साथ जैन के आदमी अभी घुटनों के बल बैठ के रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज साइंटिस्ट। और फिर ऐना भावुक होके बोलती है, तुम लोग प्लीज अपना सर ऊपर उठाओ, मुझे इतना तो नहीं पता कि मैं आप लोगों की मदद कर पाऊंगी कि नहीं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी। और फिर ऐना जैन से कहती है, क्या आप मुझे अभी अपने भाई के पास ले जा सकते हैं? और फिर जैन खुश होके बोलता है, ओह थैंक यू सो मच साइंटिस्ट, जरूर चलो। और इतना कहती ही जैन फिर से ऐना को गोद में उठा लेते हैं। पता नहीं है जैन ऐना को बार बार गोद में क्यों उठाते हैं। फिर हम देखते हैं ऐना हैरान हो जाती है और कहती है, अरे मुझे चलने दो ना, मैं खुद से जा सकती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर, जो कि फ्रिगल राज का महल, जहाँ पर प्रिंस गेराल्ड और मूसा कैन से पूछते हैं, कैन तुम बताओ वास्तव में हुआ क्या था उस टाइम। और फिर कैन जवाब देते हैं, बोलते हैं, मैं और ऐना वास्तव में तेल खरीदने के लिए बाजार गए थे और वहाँ से हम लोग एक तय खाने में गए और वहाँ हमारी मुलाकात लेडी एरी से हुई और उसने हमें एक व्यापारिक घराने पर पहुंचने के लिए आग्रह करी। और जैसे ही हम नीचे गए कुछ गुंडों ने आके हम पे हमला कर दिया और एक गुंडे ने मेरे कंधे पर कुछ घुसा दिया, पता नहीं वो क्या था, जिससे मैं बेहोश हो गया। और जब मैं बेहोश था तब वो ऐना को लेके चले गए और मैं ऐना को नहीं बचा पाया महामहिम, वो उन्हें लेके चले गए। और फिर प्रिंस गेराल्ड बोलते हैं, अच्छा तो वो आपसे ज्यादा ताकतवर थे, इसका मतलब वो आपसे ज्यादा समझदार भी होंगे। कि तभी कैन बोलता है, महामहिम मुझे लगता है वो उत्तरी जनजातियों में से कोई था, क्योंकि उनका चाल डाल कुछ अलग सा लग रहा था। और वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहता है, मुझे पूरा पता है वो उत्तरी जनजाति के लोग ही होंगे। कि प्रिंस गेराल्ड बड़े ही समझदारी से बोलते हैं कि वो लोग ऐना के बारे में थोड़ी ना जानते, वो उसको क्यों उठाएंगे। यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ऐना कौन है। ऐना एक साइंटिस्ट है, ये बहुत कम लोगों को पता है और ये बात उनको किसने बताया होगा। कि तभी प्रिंस गेराल्ड मूसा और कैन से पूछता है, क्या आप दोनों ने किसी और को बताया है कि हमारे महल में एक साइंटिस्ट आई है? पहले वो मूसा से पूछता है, क्या आपने किसी से बात की थी? और मूसा जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं कभी नहीं। और फिर प्रिंस कैन से पूछता है, क्या आपने किसी से बात करी कैन? कि तभी कैन सोचते बोलता है, मैंने तो खाली लेडी एरी को बताया था। कि तभी मूसा चौंकते बोलता है, एक मिनट कैन, तुमने लेडी एरी को बताया? इतना कहते ही मूसा अपने सर पर हाथ रख बैठ जाता है, जैसे मानो कह रहा होता है कि हाँ, गई भैंस पानी में। कि तभी कैन बोलता है, पर लेडी एरी तो हमारी फैमिली मेंबर की तरह है ना, मैंने तो तभी बताया उसको। कि मूसा कैन की तरफ गुस्से से देख रहा होता है और कहता है, तुम लेडी एरी को नहीं जानते, वो कितनी चालाक है मैं जानता हूँ। कि मूसा प्रिंस से कह रहा होता है, तो इत्तेफाक की बात नहीं है, ये सच है कि एरी जहाँ पे ले गई इनको वहीं पे इन पर हमला हुआ, इसका मतलब ये सब एरी का किया धरा है। कि तभी प्रिंस बोलता है, यकीन ही नहीं होता कि लेडी एरी ऐसा भी कर सकती है, और अगर ऐसा सच में है तो मिस्टर गरुन भी इसमें शामिल होंगे। कि तभी कैन हैरान हो जाता है और कहता है, मुख्य सचिव भी। और फिर दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जैन ऐना को अपने भाई का स्तूप दिखा रहा होता है और कहता है, ये मेरा भाई का स्तूप है और उसका नाम ह्यूग्स है और वो हमारे जनजातियों में से सबसे कुशल शिकारियों में से एक है, पर वो अभी बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया है। घाव तो भर गया लेकिन वह पूरी तरह से अपने आप में सिमट गया है, किसी से नहीं मिलता, किसी से बात नहीं करता, कहीं नहीं निकलता, अपने स्तूप में ही रहता है। और फिर ऐना बोलती है, अगर वो ठीक हो गए हैं और उनके अंदर कोई चोट भी नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? अगर उनका कोई बीमारी हो या कोई संक्रमण हो तो मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकती। कि तभी जैन दरवाजे पे खड़े हुए बोलता है, ह्यूग्स क्या तुम जाग रहे हो? देखो मैं तुम्हें ठीक करने के लिए साइंटिस्ट को लाया हूँ। साइंटिस्ट हो? साइंटिस्ट? वो साइंटिस्ट जो ऊपर से आते हैं, जो सारी बीमारी को ठीक कर देते हैं, सबको ठीक करते हैं, वो साइंटिस्ट। देखो ना मैं तुम्हारे लिए साइंटिस्ट को लाया हूँ, बाहर आओ ना ह्यूग्स। तभी अंदर अपने बेड पर बैठा हुआ ह्यूग्स सोचता है, साइंटिस्ट? क्या साइंटिस्ट सचमुच होते हैं?
और क्या वो हमारे पास आए हैं अभी? कि उसे ये सब मजाक लग रहा होता है और वो कहता है मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, तुम लोग जाओ यहाँ से। कि तभी बाहर से जैन फिर से बोलता है हुक्स हम झूठ नहीं बोल रहे, ये सच है और मैंने अपनी आंखों से देखा है महात्मा की शक्ति को। तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम एक साथ शिकार पे जाएंगे। तभी हुक्स बोलता है अच्छा तो क्या सचमुच के साइंटिस्ट को लेके आए हो? तो उन्हें बोलो ना कि अपनी शक्ति दिखाए और मुझे बचा के दिखाए, फिर मानूंगा मैं, या तो मुझे मार ही डालो आके। मेरे से और बर्दाश्त नहीं होता। कि बाहर खड़े एना और जैन को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि तभी झटके से जैन दरवाजा खोलता है और कहता है क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? और जैन हुक्स को गले लगाते हुए कहता है शांत हो जाओ हुक्स, ऐसे नहीं बोलते। एना जो कि दरवाजे पर खड़े हुए सहम जाती है और जैन जो को हुक्स को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हमेशा है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। कि तभी हुक्स बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस मरना चाहता हूँ और हमेशा के लिए आजाद होना चाहता हूँ। कि एना दूर खड़े हुए देखती है और बहुत ज्यादा सहम जाती है और सोचती है उसकी हालत मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। कि तभी एना हुक्स के पास जाती है और हुक्स का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ होता है। कि तभी जैन हुक्स को पकड़ते हुए कहता है बहुत हो गया हुक्स, इस तरह की बातें अब बिल्कुल भी अपनी जुबान पर नहीं लाना, समझे? कि तभी हुक्स अपना कंबल फेंकते हुए कहता है मेरा मतलब है कि आज जैसे ही हुक्स अपना कंबल झटके से फेंकने जाता है तुरंत उसके हाथ में एक दर्द होता है जिससे वो रोने लगता है। कि तभी एना हुक्स से पूछती है हुक्स एक बात पूछूं, आप ऐसा क्यों कहते हो कि आप मरना चाहते हो? कि तभी हुक्स बोलता है मैं तो एक मृत बोझ हूँ, मैं सब पर बोझ हूँ, मैं ना कहीं जा सकता हूँ नहीं आ सकता हूँ, मैं हिल तक नहीं सकता, इतना दर्द करता है। मैं भैया जितना ताकतवर तो नहीं हूँ और ना ही उतना समझदार हूँ, लेकिन कम से कम मेरे जैसा कोई शिकार करने में माहिर तो नहीं था। पर उस दिन कुछ यूँ हुआ, मैं शिकार करते करते एक चट्टान के ऊपर पहुँच गया और वहाँ से मेरा पैर फिसल गया जिससे मैं नीचे गिर गया और उसी का चोट है। और देखो ना उस दिन से लेकर अब तक मैं सही से चल भी नहीं पा रहा हूँ और धनुष भी नहीं खींच पा रहा हूँ, शिकार करना तो दूर की बात है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। कि तभी इतना सारा सुन के बहुत हैरान हो जाती है और सोचती है चोट के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ गई है, इसे मैं ठीक कर सकती हूँ। हुक्स फिर से बोलता है इस तरह से जीना एक बोझ के बराबर लगता है, ऐसे जीने से अच्छा मैं मर ही जाता तो ज्यादा अच्छा था। इतना कहते ही हुक्स रोते रोते अपने सर पे हाथ रख देता है। कि तभी जैन हुक्स से बोलता है हाँ इन दोनों तो अब सही से खाना भी नहीं खा रहे हो हुक्स। और याना जो कि हुक्स के इतने सारे बातें सुन के वो बोलती है हुक्स प्लीज तुम ऐसी बातें मत करना, ठीक है? हुक्स मैं इसे ठीक कर सकती हूँ पर हाँ ये तुरंत ठीक नहीं होगा, पर मैं मदद कर सकती हूँ। कि तभी हुक्स थोड़े से गुस्से में बोलता है ऐसी बातें ना करे ना जिसका आप कंफर्म नहीं बता सकते हो कि ठीक कर सकते हो कि नहीं। फिर एना बोलती है मेरा मतलब चोट ठीक होने के बाद भी आप पूरे समय लेटे रहे है ना हुक्स? और फिर जैन बोलते हैं हाँ सच में। और एना हुक्स से कह रही होती है तो यही वजह है जिसके कारण आपकी बॉडी अकड़ गई है और आप चल नहीं पा रहे हो सही से। और यदि ऐसा ही है तो सॉफ्ट देखभाल के साथ आप जल्दी ठीक हो सकते हो। और वो हुक्स से कह रही होती है अपने पास्ट के बारे में कि मैं अपनी दुनिया में पुनर्वास के एक भाग में मालिश चिकित्सा किया करती थी और यदि मैं वो वाला मालिश आप पे ट्राई करूंगी तो आप ठीक हो सकते हो। और वो हुक्स से कह रही होती है हुक्स आप अपनी स्वस्थ शरीर को पाने की उम्मीद नहीं छोड़ सकते है ना हुक्स? और हुक्स जो कि बड़ी एनर्जी के साथ एना की तरफ देखता है और फिर हुक्स एना से बोलता है प्लीज मुझे अपना देखभाल करने का मौका दे। और फिर एना बोल रही होती है मैं आपको वापस पहले जैसा बनाने में मदद करूंगी। फिर हुक्स मान जाता है और फिर हम देखते हैं एना कहती है ठीक है फिर चलो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम मसाज शुरू करें पहले मैं आपसे अनुमति लेना चाहती हूँ, तो हुक्स बताओ क्या मैं आपको टच कर सकती हूँ? कि हुक्स इतना सुनते ही हैरान हो जाता है और कहता है इसके लिए टच करना पड़ेगा? कि इतने में ही जैन बोल पड़ता है हुक्स इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, मुझे भी मसाज मिला है और ये बहुत ही अच्छा महसूस होता है, तुम एक बार ट्राई तो करो। और फिर हुक्स सहमते हुए कहता है अगर भैया कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, ठीक है। कि तभी एना बोलती है थैंक यू सो मच हुक्स। और फिर एना हुक्स के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है हुक्स अगर थोड़ा सा भी दर्द हो तो मुझे बताना, बिल्कुल भी डरना नहीं, ठीक है? और फिर हुक्स बोलता है ओह ठीक है। और जैसे ही एना हुक्स की कलाई को पकड़ती है कि वो हैरान हो जाती है और कहती है हुक्स आपकी मांसपेशियां बहुत तनावपूर्ण है
और फिर ऐना कलाई से लेकर कंधा तक पूरा मसाज करती है कि तभी हुक्स को कुछ महसूस होता है और ऐना हैरान होके बोलती है, हुक्स दर्द हो रहा है क्या? कि हुक्स आराम से जैन की गोद में सो जाता है और ऐना बोलती है शायद हुक्स को अच्छा लग रहा है। कि तभी ऐना बोलती है, जैसा कि मैंने सोचा था कि आपकी मांसपेशी बहुत कठोर है, फिर तो आपका उपचार व्यक्तिगत मालिश से किया जा सकता है। और ऐना उसको कह रही होती है, अगर हम धीरे धीरे मांसपेशियों को ढीला कर दे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और ये तभी होगा जब आप कंफर्म करेंगे कि आप अच्छे से खाएंगे और टाइम से सोएंगे और यही सब करने के बाद अपनी ताकत आप दोबारा पा सकेंगे हुक्स। कि जैन अपने भाई हुक्स को ठीक होता देख मन ही मन खुश हो रहा होता है और ऐना जैन से कह रही होती है, मैं यहाँ तब तक रहना चाहती हूँ और हुक्स पर नजर रखना चाहती हूँ जब तक वो ठीक न हो जाए। कि जैन हुक्स की तरफ देखते हुए कहता है, अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। और फिर हमें दिखाया जाता है प्रिंस गेरोल्ड और कैन और मूसा को, जिसमें प्रिंस गेरोल्ड सोच रहे होते हैं, मैं खाली में मूसा और कैन को चिंतित कर रहा हूँ और सोचता है काश मैं इन्हें बता पाता कि मैं सुरक्षित हूँ। कि तभी दरवाजे पर किसी के आने की आवाज आती है और दरबान कहता है, इतनी दूर आने के लिए आपका धन्यवाद, प्रिंस गेरोल्ड आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। वह और कोई नहीं लेडी एरी और उसके पिता गरुण है। कि तभी लेडी एरी उसके पापा से कह रही होती है कि प्रिंस द्वारा हमें इनवाइट करके बुलाना, और जबकि अभी ऐना चली गई है तो क्या हो सकता है पापा, क्या वो मुझे अपना मंगेतर बनाने के लिए इनवाइट किया है? कि दोनों ऐसे ही फुसफुसाते हुए प्रिंस के कार्यालय में पहुंच गए और दोनों प्रिंस के रिस्पेक्ट में सर झुकाते हुए कहते हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई प्रिंस गेरोल्ड। और फिर मिस्टर गरुण प्रिंस से बोल रहा होता है, मुझे अपनी बेटी के साथ बुलाए जाने पर गर्व है। कि तभी प्रिंस उन दोनों की तरफ गुस्से से देखता है और गुस्से से उन दोनों से कह रहे होते हैं, मैं सेंटेंस ऐना के किडनैप के बारे में आप दोनों से कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। तो बताओ, क्या आपके पास आपके ट्रेडिंग कंपनी में हुए हमले के बारे में कुछ पता है और क्या उन गुंडों के बारे में कुछ सुराग मिला है? इतना सुनते ही लेडी एरी बहुत डर जाती है कि अब क्या होगा और वो डर के मारे अपने पापा की तरफ देख रही होती है। कि तभी मिस्टर गरुण प्रिंस से बोल रहा होता है कि सुराग तो अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन मुझे एक गवाह मिला है। वो कह रहा था कि उन गुंडों में से गुंडे के बाल लाल थे और महामहिम मुझे लगता है कि वह निसंदेह उत्तरी जनजाति का कोई होगा। और जैसे कि महामहिम आपको पता है कि उत्तरी जनजाति हमारे यहाँ कितनी परेशानी पैदा कर रहा है और मुझे लगता है कि उन्होंने हमसे बात करने के लिए संत को अगवा किया है ताकि हम उनकी बात मान जाए। कि तभी प्रिंस बोलता है, इतना तो मुझे भी पता है कि इसमें उत्तरी जनजातियों का ही हाथ है। और प्रिंस मिस्टर गरुण से कह रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि साइंटिस्ट को वापस लाने में आप हमारी पूरी सहयोग करें। और प्रिंस मिस्टर गरुण को एक लेटर थमाते हुए कहता है, तैयार रहे, हो सकता है इस बीच आप महल से बाहर न जा पाए। कि तभी मिस्टर गरुण और लेडी एरी हैरान हो जाती है और फिर मिस्टर गरुण और लेडी उस लेटर को पढ़ने लग जाते हैं। कि तभी प्रिंस बोलता है, अब जबकि हम उत्तरी जनजाति के वास्तव उद्देश्य को नहीं जानते, साइंटिस्ट को वापस लाना बहुत जरूरी है। प्रिंस मिस्टर गरुण से फिर से बोलता है, तो बताओ क्या आप सहयोग करेंगे? कि तभी मिस्टर गरुण मन ही मन कुछ सोच रहा होता है और कहता है, इसे ही तो कहते हैं एक तीर से दो निशान। और वो दिखावा करते हुए कहता है, अगर ये आपका आदेश है तो मैं जरूर करूँगा। और मिस्टर गरुण फिर से सोचने लग जाता है कि सब कुछ तो मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जैन ऐना के लिए एक तंबू तैयार करता है और ऐना कह रही होती है, इतने कम समय में इतना शानदार चीज बनाना वाकई काबिल तारीफ हो आप जैन। और ऐना यहाँ देखती है कि यहाँ खाने की भी व्यवस्था है और वो कह रही होती है, वाह खाने पीने की भी व्यवस्था है, पहले मुझे देखने दो क्या ये पर्याप्त है। और फिर जैन से कह रही होती है, जैन शुक्रिया, क्या यह काफी है? कि तभी जैन ऐना से बोलता है, आप बहुत कम खाती हो ऐना, तभी आपका शरीर इतना दुबला पतला है। आप पहले सुनिश्चित करेंगे कि आप सही से खाना खाएंगे, ठीक है? और फिर ऐना जैन से बोलती है, नहीं ये सिर्फ आपको लगता है क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा मसल्स है, इसलिए आपके नजर में मैं बहुत कम हूँ। और फिर जैन बोलता है, ऐना क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है? और फिर ऐना सहमते हुए कहती है, मैं महल के लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, मेरे पे कोई संकट नहीं आई है। और ऐना जैन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्लीज जैन क्या मैं एक लेटर भेज सकती हूँ कि मैं ठीक हूँ? तभी जैन बड़ी गहरी सोच में पड़ जाता है कि राजधानी में खबर करना
और फिर जैन बोलता है हमारे पास अभी स्टेशनरी का कोई भी सामान नहीं है, हमें थोड़ा सा समय दीजिए। कि तभी ऐना बोलती है थैंक यू सो मच जैन। और ऐना फिर से जैन से कुछ कह रही होती है कि इसके अलावा अगर कुछ हो सके तो जैन मैं थोड़ा सा स्नान करना चाहूंगी। कि तभी जैन बोलता है हमारे यहाँ नहाने का कुछ भी नहीं है। कि ऐना मायूस होके बोलती है। और फिर ऐना को याद आता है कि हम जिस जंगल से आए थे वहाँ पे एक नदी थी, हम वहाँ नहाएंगे। इतना कहते ही जैन कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो अभी चलते हैं। इतना कहते ही जैन ऐना को गोद में उठा लेता है और ऐना सहम जाती है आप भी चलेंगे। कि तभी जैन कहता है बहुत रात में भेड़िए घूमते हैं और आप मेहमान हो इसलिए मैं आपको अकेला नहीं जाने दे सकता। और फिर ऐना कहती है अगर आप गए तो मैं नहीं नहाऊंगी। कि तभी जैन ऐना को लेकर चल देता है और कहता है शर्माने वाली कोई बात नहीं है। और ऐना सोचती है जैन बहुत जिद्दी है। और फिर वो दोनों नदी में पहुंच जाते हैं और ऐना नदी में उतरती है और जैन जो कि एक पेड़ के पीछे खड़ा रहता है। कि तभी ऐना आवाज लगाते हुए कहती है इधर मत देखना ठीक है। और फिर जैन बोलता है नहीं मैं नहीं देख रहा हूँ ठीक है। और फिर ऐना नदी में नहाते हुए कहती है मुझे नदी में नहाने की आदत नहीं है। और फिर जैन कहता है महलों में सब डिजाइनर कपड़े पहनते हैं और महल की बात करें तो आपको बुलाया गया है ना साइंटिस्ट। आखिर ऐसे कैसे हुआ। कि ऐना सहम जाती है और उसकी तरफ देखती है और कहती है मैं अचानक से प्रकाश में लिपटी हुई थी और जब मैं होश में आई तो मैं इसी दुनिया में आ गई थी और कुछ लोग मुझे घेरे हुए थे। और फिर जैन सोचते हुए कहता है कि ये तो बहुत कठिन रहा होगा है ना ऐना। और फिर ऐना कहती है लेकिन किसी कारण से मैं भाषा और लेखन को समझ सकती हूँ और महल में तो सभी दयालु है इसलिए मैं नॉर्मल रहने की बहुत कोशिश करती हूँ। कि तभी जैन अपना माथा पकड़ते हुए कहता है ऐना मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा अपहरण किया है लेकिन आप जानते हैं बहुत ज्यादा दयालु होना भी अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर भी एक बात है ऐना आपको अचानक बुलाया गया था, आप घर तो लौटना चाहते होंगे है ना। कि ऐना इतना सब सोच के हैरान हो जाती है और थोड़ा सा सहम जाती है। और फिर ऐना जवाब देते हुए कहती है मैं पहले चाहती थी जाना घर लेकिन हाल ही में मुझे शांति मिली है। इस दुनिया में लोगों को ठीक करने में मुझे बड़ी खुशी मिलती है और मुझे लगता है कि यहाँ मैं वो काम कर सकती हूँ जो काम मैं बाहर नहीं कर सकती थी। कि तभी जैन हैरान होके बोलता है तो ऐना क्या आप इस दुनिया में रहना चाहती हो। और फिर ऐना कहती है मैं अभी तक जानती ही नहीं हूँ कि मैं चाहती क्या हूँ और इसके अलावा महल में मौजूद हर कोई मेरी मदद कर रहे हैं राजकुमार गिराल को ठीक करने में ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपनी मूल दुनिया में लौट सकूं। कि तभी जैन हैरान होके बोलता है क्या आपको इस देश के लिए नहीं बुलाया गया था। फिर ऐना बोलती है नहीं मुझे बुलाने का रीजन राजकुमार को ठीक करने का था। और फिर जैन गुस्से से पैर पर मुक्का मारता है और कहता है कि फाइनली इस देश में पीड़ितों को बचाना एक झूठ था। मुझे पता था वो हमेशा लोगों को धोखा देने के लिए नई नई योजनाएं बनाता है और ऐसे ही करके वो किसी भी तरह हमारी जमीन हड़पने की कोशिश करते हैं। और फिर है ना जैन को ऐसे गुस्से में देख हैरान हो जाती है और सोचती है जैन कुछ गलत फहमी में है लगता है। कि तभी ऐना का हाथ फिसल जाता है और जैन चिल्ला उठता है साइंटिस्ट क्या हुआ आपको। और जैन भागता हुआ आ रहा होता है और जैन भागते हुए आता है और कहता है ऐना क्या आप ठीक हो। और जैन ऐना के पास आके ऐना को पकड़ लेता है और जैन ऐना से कह रहा होता है मैं आभारी हूँ कि आपने हुक्स की जान बचाई। और ऐना जैसे कि मैंने आपसे पहले वादा किया था कि मैं आपको आपके महल में सही सलामत पहुंचा दूंगा इसलिए आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए समझे। इतना कहते ही जैन ऐना को फिर से गोद में उठा लेता है और कहता है पर मैं नहीं चाहता तुम्हें उन लोगों के हाथों में सौंपना। कि तभी ऐना हैरान होके बोलती है प्लीज रुको आपको कोई परेशानी है क्या जैन। और जैन जो कि ऐना से कह रहा होता है ऐना मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो भी तुम चाहोगी ऐना मैं तुम पे कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा प्लीज। और ऐना जो कि सहम जाती है और कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। और ऐना एक पत्थर पे बैठ जाती है और कहती है मैं महल के लोगों का आभारी हूँ और वो बहुत दयालु है और वो मुझे मेरे मूल दुनिया में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और ये सब सुन के जैन को अच्छा नहीं लगता और वो मुंह बनाते हुए ऐना से कहता है कि शाही परिवार के लोग दूसरों को धोखा देने में माहिर है। ऐना हैरान हो जाती है और उसकी तरफ देखने लग जाती है और जैन फिर से बोलने लगता है कि तुम्हें पता है
कि सुनने में तो ये भी आया था कि पहले राजकुमार ने दूसरे राजकुमार की माँ को भी फंसाया था। और इतना ही नहीं, वो तो महाराजा बनने के लिए अपने दूसरे राजकुमार और उसकी माँ को महल से निकाल दिया। कि ऐना ये सब सोच के बहुत मायूस हो जाती है और हैरान होके बोलती है, क्या राजकुमार ने ऐसा किया? और फिर जैन बोल पड़ता है, हाँ, जैसे ही वो महाराजा बना तब से हमारे साथ दुश्मनी शुरू हो गई उनकी। वो हमारी जमीन हड़पने के लिए नए नए चाले चलता है और वो शख्स हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, इसलिए अच्छा होगा है ना तुम भी उससे दूर रहो, वो आदमी अच्छा नहीं है। और फिर है ना मन ही मन सोचने लगती है कि मैं आपके दुनिया से तो नहीं हूँ और मैं आप दोनों के बीच में हुई इस घटनाओं को नहीं जानती। और जैसा कि मैंने देखा है प्रिंस गेराल्ड महिलाओं से डरते हैं और इसके बावजूद भी वो मेरे प्रति इतनी दयालु रहे हैं और मेरी हर वक्त रिस्पेक्ट करे हैं और यहाँ तक कि मेरी हर चीज की जानकारी रखी है और मैं कब क्या खा रही हूँ कि नहीं वो भी उन्होंने देखा है। और इतना ही नहीं, वो लूका के मामले में भी अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और वो तो राज्य के लिए सुबह से शाम तक खाली काम ही करते रहते हैं। और जैसा कि मैंने देखा और जितना जाना है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता जैसा जैन बता रहे हैं। उफ, ऐसे लोगों की गलत गलत अफवाहें फैलती है, जो नहीं होता वो भी फैला देते हैं। और ये बात मेरे से ज्यादा कौन ही जान सकता है कि ऐना को अपना पास्ट याद आता है, क्योंकि पास्ट में ऐना के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जो नहीं हुआ था उसकी भी अफवाहें फैली थी और बहुत बदनामी हुई थी। और ऐना ये सब सोच के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो जैन से कह रही होती है कि नहीं, प्रिंस गेराल्ड तो बहुत सीधे और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है। कि तभी जैन गुस्से से बोल रहा होता है उत्तरी जनजाति के बारे में। कि तभी ऐना बोलती है, हाँ, वो शांतिपूर्ण समाधान के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके शांति से निपट जाए। और फिर जैन गुस्से में बोलता है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर ऐना बोलती है, जैन ऐसा नहीं बोलते, वो बहुत अच्छे हैं और ऐसे अफवाहें नहीं फैलाते। अफवाहें बहुत जल्दी फैल जाती है जिससे खाली में बदनामी होगी और कुछ नहीं जैन। और जैन मुझे एक बात बताओ, क्या आपको अच्छा लगेगा वो लोग जो आपकी उत्तरी जनजाति को जानते तक नहीं है वो आपके बारे में गलत बोले तो कैसा लगेगा जैन? इसलिए जैन किसी के बारे में बिना जाने कुछ भी नहीं फैलाना चाहिए जो कि आप नहीं जानते। और जैन जो कि इतना सब सुन के ठीठ की तरह खड़ा रहता है और पास में रखे ऐना के शॉल को उठाता है और कहता है, मैं अभी इस टॉपिक को यहीं पे बंद करता हूँ। और उस शॉल को ऐना को पहनाते हुए कहता है, चलो जल्दी घर चले, नहीं तो मुझे सर्दी लग जाएगी। और फिर ऐना बोलती है, क्या मैं आप तक पहुंच पाई? मेरी बातें आपके दिमाग में गई कि नहीं, वो सोच रही होती है। और फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और फिर जैन सोचता है, मेरी फीलिंग्स इतनी आसानी से तो नहीं बदलेगी है ना। और फिर हमें वापस हुक्स के उस तोप को दिखाया जाता है जिसपे ऐना हुक्स की मसाज कर रही होती है। और फिर ऐना मसाज करते हुए हुक्स से कह रही होती है, वाह हुक्स, आपकी मांसपेशियां पहले से बहुत ज्यादा नरम हो गई है और लगता है अब आप खुद से एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। कि तभी ऐना सोच रही होती है, ये सब तो ठीक है, पर उस दिन के बाद से ये लोग ज्यादा सिक्योरिटी क्यों लगा रखे हैं और क्या सचमुच जैन मुझे वापस नहीं भेजना चाहते? और ऐना ये सब सोचते हुए बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, शायद जैन को कोई गलतफहमी हुई है, मुझे इस गलतफहमी को दूर करना पड़ेगा। कि हुक्स ऐना की तरफ देख रहा होता है कि क्या हुआ, ऐना को अचानक से किस सोच में पड़ गई। कि तभी ऐना हुक्स की तरफ देखती है और कहती है, ओह सॉरी, मैं बस सोच रही थी। और फिर हुक्स ऐना से कह रहा होता है, ऐना, आजकल भैया कुछ अजीब व्यवहार कर रहे हैं, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों में? कि ऐना इतना सब सोच के और हैरान हो जाती है कि क्या। और फिर हुक्स पूछता है, ऐना, क्या तुम मुझे कुछ भी नहीं बता सकते? और फिर ऐना कह रही होते, नहीं ऐसा नहीं है दरअसल। कि तभी हुक्स सोचने लग जाता है, तो ऐना ही है भैया कैसे बिहेव का रीजन। कि तभी हुक्स ऐना से कह रहा होता है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं कि शाही राजधानी के लोग हम पर गुस्सा करे और हमें नीचा दिखाए। कि तभी हैरान होकर ऐना बोलती है, क्या मैं नीचा दिखा रही हूँ? और फिर हुक्स ऐना से कह रहा होता है, मेरे भैया एक बार जो ठान लेते हैं वो पूरा करते हैं। ऐना हुक्स की तरफ थोड़ा सा रूडली देखती है और कहती है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। और फिर हुक्स बोलता है, मुझे सब पता है,
मुझे ठीक करने के लिए बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें भगाने में मदद करूंगा। कि तभी ऐना थोड़ा सा डर जाती है और कहती है क्या? और हुक्स कहता है ये सब तुम मेरे पे छोड़ दो। और फिर हमें दिखाया जाता है एक लकड़ी का गाड़ी जिसमें कैन और मूसा भेस बदल कर बैठे होते हैं और उस गाड़ी में जैन ऐना के लिए कुछ तोहफे मंगवा रहे होते हैं। तभी वो ड्राइवर कैन और मूसा से कह रहा होता है आप दोनों की ये पहली मदद है, क्या आप कंफर्टेबल है? कि तभी जैन कहता है हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कि तभी कैन बोलता है हमें आमतौर पर इतना सारा नहीं मिलता और मैंने सुना ये सारे उपहार है, ये किसके लिए ले जा रहे हो? फिर ड्राइवर बोलता है तोहफे देख के तो लगता है कोई तस्वीर है किसी युवा महिला की और मुझे लगता है वो महामहिम की प्रेमिका होगी। कि तभी मूसा थोड़ा हैरान होके बोलता है महामहिम की प्रेमिका, क्या हम उन्हें देख सकते हैं? और फिर ड्राइवर कहता है शायद नहीं, क्योंकि महामहिम ने कुछ दिन पहले ये गेट बनवा दिया है जहाँ पर अजनबियों का जाना अलाउड नहीं है। और फिर कैन और मूसा एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुंह बना लेते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर वो सब गेट की तरफ पहुंच जाते हैं और दरवान लोग बोलते हैं आप कौन? ड्राइवर कहता है ये हम हैं, महामहिम ने तोहफे मंगवाए थे, हम वो लेके आए हैं। ये तभी गेट पर खड़ा जैन का एक आदमी बोलता है ओह बहुत बढ़िया, हम इसे यहीं से अंदर भिजवा देंगे। और फिर ड्राइवर बोलता है आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस एक बार आवाज लगा देना। और इतने में ही जैन आ जाता है और ड्राइवर कहता है ओह महामहिम यहीं पे है, हमेशा की तरह बहुत सराहनीय। तभी ड्राइवर जैन से कहते हैं महामहिम आप तो बहुत आकर्षक लग रहे हो, क्या बात है, क्या ये प्रेम की शक्ति है? और कहता है आज की सारी खरीदारी लड़कियों के लिए हुआ है, तो ये सब उनके लिए है क्या? इतना सब करना वाकई काफी जुनूनी लगता है महामहिम। और फिर जैन उस ड्राइवर से बोल रहा होता है कि तुम बस इस बात का ख्याल रखना कि वो नाराज ना होए, उसे सब पसंद आ जाए और अगर आपको कुछ अच्छा मिले तो वो भी ले आओ, मैं कोई भी कमी नहीं रखना चाहता। और फिर ड्राइवर कहता है ठीक है महामहिम, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो और वो गाड़ी लेके चल देता है। और मूसा और कैन ये सुन के बहुत हैरान हो जाते हैं और वो भी उनके साथ चल पड़ते हैं। कि तभी कैन मूसा से कह रहा होता है मूसा ये वही आदमी है जिसने मुझ पर हमला किया था और ऐना को उठा के लेके गया था, और हो ना हो ऐना भी यहीं पे होगी। कि तभी मूसा कहता है यह कंफर्म करे कि यह पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि है। और फिर दूसरी ओर हमें महल दिखाया जाता है जिसमें प्रिंस केरोल एक पत्र लिख रहे होते हैं, इसमें वो लिखते हैं कई दिन के खोज पर भी हम संत को नहीं ढूंढ पाए। कि तभी प्रिंस लिखते लिखते सोचने लग जाता है कि हमने तो उत्तरी शहर में खुफिया जानकारी जुटाने से बचने के लिए इन दोनों को यहाँ पे बंद करके रखा है और लेडी एरी और मिस्टर गरुण को भी महल से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ऐना अभी किस हाल में होगी और कितना इंतजार कराए हम उन्हें। इतना सोचते ही कोई दरवाजे पर नॉक करता है और प्रिंस हैरान हो जाता है और सोचता है इस समय कौन हो सकता है। और प्रिंस थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने खंजर को छिपाते हुए ले जाता है कि कोई दुश्मन होगा तो वार कर देंगे। और फिर दरवाजा खोलते ही प्रिंस देखता है वो लेडी एरी है। लेडी एरी प्रिंस से कह रही होती है देर से आने के लिए माफ करे पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और लेडी एरी प्रिंस को इम्प्रेस करने के लिए बहुत आकर्षक ड्रेस पहन के आती है और प्रिंस उसे ऐसा देख हैरान हो जाता है कि किसी बात पर चर्चा करना है। और फिर हम देखते हैं लेडी एरी प्रिंस का हाथ पकड़ते हुए कहती है प्रिंस अभी हॉल में बहुत ठंड है, क्या हम कमरे में जाकर बात कर सकते हैं? इतना कहते ही लेडी एरी प्रिंस के हाथ को दोनों हाथ से पकड़ लेते हैं और प्रिंस को ये अच्छा नहीं लगता और वो हाथ को छुड़ाते हुए कहते हैं अगर आपको बात करनी है तो हम कल कर सकते हैं, अभी प्लीज अपने कमरे में जाइए। कि तभी लेडी एरी बोलती है नहीं। इतना कहते लेडी एरी प्रिंस को गले लगा लेती है और प्रिंस ये देख के शॉक हो जाता है और लेडी एरी गले लगाते हुए कहती है पता है प्रिंस मुझे एक बुरा सपना आया था। और कहती है क्या आप कम से कम तब तक मेरे साथ रह सकते हैं जब तक कि मैं सो ना जाऊं? कि तभी प्रिंस सोचता है भयानक सपना। और फिर लेडी एरी प्रिंस के गालों को टच करते हुए कहती है हाँ एक ऐसा सपना जिसमें मैंने तुम्हें खो दिया प्रिंस। कि इतना सब देख के प्रिंस को बड़ा ही अजीब लग रहा होता है। कि तभी लेडी एरी फिर से बोल पड़ती है प्लीज सुबह तक मेरे साथ रहो ना,
ताकि मुझे पता रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो बस सपना था। और इतना कहते ही लेडी एडी अपनी कदम आगे बढ़ाती है और प्रिंस के करीब जाती है। और जैसे थोड़ा और करीब जाती है कि तभी प्रिंस एक झटके से उसको पीछे की ओर धकेल देता है और बड़े ही गुस्से से कहता है, बस बहुत हो गया। और प्रिंस मुंह घुमाते हुए कहते हैं, एक महिला का शादी से पहले ऐसा करना आपके पिता को बहुत बुरा लगेगा लेडी एरी, और हो सके तो ऐसा दोबारा कभी मत करना, ठीक है। कितने में ही लेडी एरी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और बड़े ही हैरान हो जाती है और जाने लगती है। और जाते जाते मुड़ के कहती है, मुझे इस समय आने के लिए खेद है, मुझे माफ कर देना। ठीक है, फिर अभी मैं चली जाती हूँ, गुड नाइट प्रिंस। और फिर प्रिंस मन ही मन सोच रहा होता है, ये बहुत बुरा किया मैंने, क्या मैं बहुत कठोर हूँ। और इसके साथ साथ प्रिंस ये भी सोचता है, मैं इस लड़की पर विश्वास नहीं कर सकता। और फिर लेडी एरी जा रही होती है और जाते जाते वो सोचती है, मेरे साथ प्रिंस ऐसा कैसे कर सकते हैं, कि वो बहुत बेइज्जती फील कर रही होती है और सोचती है, कोई व्यक्ति जो इतना सुंदर है, इतना प्यारा, इतना आकर्षक और इतने अच्छे परिवार से है, और फिर भी वो उस औरत को जो पता नहीं कहाँ से आई है उसे अपने साथ रखता है। मगर फिर भी मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ कि किसी अनजान लड़की को पास में रखने से बड़ा अजीब है। और वो ये भी सोचती है कि कहीं वो ऐना प्रिंस पर जादू तो नहीं कर रही, तभी प्रिंस उसके वश में चला गया होगा। वह जरूर कोई चुड़ैल है, एक ऐसी चुड़ैल जो इस देश को नष्ट करने आई है और प्रिंस गेराल्ड को अपने वश में करने आई है। और लेडी एडी बड़े गुस्से में सोचती है, ऐना तुम एक साइंटिस्ट के रूप में एक चुड़ैल हो, मुझे सब पता चल गया। मैं प्रिंस गेराल्ड को तुम्हारी सच्चाई बता के रहूंगी, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका कि मैं जनता को सब बता दूं कि वो इस देश को नष्ट करने आई है, इस राजधानी के हर एक को मार डालेगी। और वैसे भी पापा ने तो पहले अफवाह फैलाए थे, उसमें ये ऐड कर देंगे तो काम हो जाएगा। इतना सब सोचने के बाद वो रूम में चली जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है जैन का गांव, और जिसमें हम देखते हैं हुक्स निशानेबाजी का अभ्यास कर रहा होता है और ऐना उसके पास खड़ी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रही होती है। हुक्स का निशाना काफी सही जा रहा होता है और ऐना बड़ी खुश होती है और कहती है, वाह हुक्स, आपके निशाने तो काफी परफेक्ट जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। और फिर हुक्स खुश होते हुए बोलता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तक तो मेरा हाथ पूरा ठीक नहीं हुआ है और फिर मैं फिर से सबके लिए शिकार करने जा पाऊंगा। और कहता है, मुझे इसके लिए ज्यादा खाना पड़ेगा और ज्यादा मसल्स बनानी पड़ेगी। कि तभी ऐना बोलती है, नहीं आप जैसे हो बिल्कुल परफेक्ट हो, नहीं बढ़ाना है, इसको ही मेंटेन करनी पड़ेगी। फिर हुक्स कहता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मुझे सब पता है। और फिर निशाना लगाते हुक्स कहता है, पर अगर मैं जल्दी ठीक हो गया फिर मैं आपको इस जंगल से भगाने में जल्दी मदद कर पाऊंगा। और फिर ऐना कहती है, मुझे खुशी है कि आप मेरे बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपके चोट का जल्दी ठीक होना ज्यादा जरूरी है। फिर हुक्स बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है। हुक्स ऐसे लगातार निशानेबाजी कर रहा होता है और ऐना खड़ी देख रही होती है। तभी ऐना के पीछे से जैन आता है और ऐना के पास आके खड़ा हो जाता है और वो ऐना से कह रहा होता है, हुक्स बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना ऐना। फिर ऐना खुश होके बोलती है, हाँ हुक्स लगभग पूरे ठीक हो चुके हैं और अगर वो जल्दबाजी ना करे तो बहुत जल्द वो शिकार पर भी जा सकते हैं। और जैन ऐना से कह रहा होता है, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि वो पहले से बहुत अच्छा चल फिर रहा है। तभी अचानक से जैन ऐना की तरफ प्यार से देखने लग जाता है और ऐना से कह रहा होता है, ऐना। और ऐना कहती है, हाँ। और फिर जैन बोलता है, हुक्स का इतना बेहतर देखभाल करने के लिए शुक्रिया। फिर ऐना आंखों में चमक लिए बोलती है, मैं किसी को मेरे सामने कष्ट झेलते नहीं देख सकती, और खासकर तब जब मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। जैन ऐना की तरफ प्यार से देख रहा होता है और कहता है, ऐना आप सच में बहुत दयालु हो। फिर जैन ऐना के गालों को पकड़ते हुए कहता है, लेकिन आपको सावधानी से देखना चाहिए कि आप किसको दयालुता दिखाते हो। मानो कि जैन ऐना को प्रिंस गेराल्ड को लेके ताना मारता है और कहते हैं, और कुछ लोगों को तो दया करने पर भी वो वैल्यू नहीं करते। तभी ऐना हैरान होके सोचती है
क्या जैन महल के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि जैन ऐना की गालों को पकड़ते हुए ऐना की आंखों में देख रहा होता है, जैसे कि वो इंतजार कर रहा है। और फिर ऐना जैन के हाथों को पकड़ते हुए कहती है, जैन क्या आप मुझे महल में ना भेजने के बारे में दोबारा विचार कर सकते हैं? कि मैं नहीं चाहती कि महल के लोगों में और आपके लोगों में कोई भी दिक्कत आए, वो भी मेरी वजह से। क्योंकि जैन मैं यहाँ जितनी देर रहूंगी प्रिंस का गुस्सा उतना ही बढ़ता जाएगा। और जैन मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं आप दोनों में सुलह करना चाहती हूँ। मैं खामखा आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहती, मेरी वजह से आप दोनों में युद्ध छिड़ सकता है। और ऐना जैन के हाथ को कस के पकड़ते हुए कहती है, प्लीज जैन। और फिर उन दोनों के पास हुक्स आ जाता है, जैन से कह रहा होता है, भैया आपकी आदत तो ये नहीं है कि आप जो वादा करे वो पूरा ना करे। भैया आप ऐसे ऐना को गाँव में नहीं रख सकते, गांव वालों को क्या बोलेंगे आप कि कौन है ये और यहाँ पे क्या कर रही है। कि तभी जैन हुक से बोल रहा होता है कि डोंट वरी, मैं वैसे भी ऐना को अपनी पत्नी बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। कि तभी ऐना और हुक्स दोनों चौंक जाते हैं कि क्या पत्नी। और फिर जैन कहता है, हाँ और मैं इस बात को लेके सीरियस हूँ। और जैन अपने हाथ में एक माला को दिखाते हुए कहता है, हाँ और इसीलिए मैं आज ये लेके आया हूँ। हुक्स को पता होता है कि वो क्या है और वो कहता है, भैया ये तो। और फिर हुक्स उस माला के बारे में बोल रहे होते हैं कि जब से मैंने शिकार करना शुरू किया है तब से लेकर अब तक मैंने जितने भी शिकार किए उसके सारे नुकीले दांतों से मैंने ये बनाया है। और फिर जैन ऐना के हाथ में ये माला थमाते हुए कहता है, जीवन में शादी का प्रस्ताव बस एक बार ही किया जाता है। और फिर जैन ऐना के हाथों को पकड़ते हुए ऐना के आंखों में देखते हैं और कहते हैं, आपकी दयालुता और आपका ये निडर स्वभाव मेरे लिए बहुत मनमोहक है। और ऐना मैं आपका लाइफ टाइम ख्याल रखना चाहता हूँ। और जैन ऐना की तरफ बड़े ही प्यार से देख रहा होता है और कहता है, ऐना प्लीज मुझसे शादी कर लो। और ऐना ये सब उसके साथ होते देख हैरान हो जाती है और जैन की तरफ देखती होती है कि ये आज क्या हो गया, जैन ऐसा कैसे बोल सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है महल, जिसमें हमें लूका को दिखाया जाता है और वो एक कमरे के सामने खड़े होकर सोचते हैं कि मैंने बहुत दिनों से ऐना को नहीं देखा, कहाँ है वो आजकल। और लूका ऐना को लेकर बहुत परेशान रहता है और सोचता है, मैंने भैया से भी पूछा था पर भैया ने मुझे कुछ नहीं बताया कि ऐना कहाँ है। लूका इतना सोचता ही है कि तभी वो देखता है कि मूसा और कैन बड़े ही जल्दीबाजी में प्रिंस के कार्यालय में भागते हैं। और लूका बड़ा ही हैरान हो जाता है कि इन दोनों को क्या हुआ, ऐसे जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हैं। और लूका दरवाजे के कोने से चुपके से देखता है कि वो दोनों जाते कहाँ है। और वो देखता है वो दोनों प्रिंस के कार्यालय के सामने पहुंच जाते हैं और वो प्रिंस को आवाज लगाते हुए कहते हैं, राजकुमार हम आ गए। लूका ये सब देख के बहुत हैरान हो जाता है कि ये लोग कहाँ गए थे और ये कहाँ से आए हैं अभी। और फिर मूसा और कैन जैसे ही अंदर जाते हैं चुपके से लूका भी अंदर चला जाता है। और फिर लूका चुपके से उन सब की बातें सुनता है जिसमें कैन प्रिंस से कह रहा होता है, आखिरकार हमने ऐना का पता लगा ही लिया, जैसा कि हमें संदेह था कि वो उत्तरी जनजातियों के पास है और सच में वही है वो। और फिर प्रिंस थोड़ा सा मायूस होकर बोलते हैं, क्या आपको पता चला कि उत्तरी जनजाति के लोग उन्हें क्यों लेके गए हैं। तभी कैन बोलता है, हाँ उन्होंने शहर में साइंटिस्ट के बारे में अफवाहें सुनी थी और वो उपचार की मांग करे, तभी वो ऐना को उठा के लेके गए। और फिर हम देखते हैं लूका को जो कि टेबल के पीछे से चुप चुप के इनकी बातें सुन रहे थे और वो ये सब सोच के बहुत हैरान हो जाता है कि क्या साइंटिस्ट को उठा के लेके गए, ये क्या हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कैन प्रिंस से फिर से कह रहा होता है, प्रिंस हमें जांच के दौरान एक और चीज पता चली है कि उत्तरी जनजातीय और मुख्य सचिव के बीच संबंध हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक खराब है। और फिर कैन प्रिंस को एक कागज दिखाते हुए कहता है, प्रिंस ये हमने कुछ सबूत इकट्ठा करे हैं जिससे हमें यह पता चला है कि मुख्य सचिव ने धोखाधड़ी की है हमारे साथ और जिसकी वजह से हमारे पूरे राज्य को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। और फिर प्रिंस उस पर्ची को पढ़ते हुए कहते हैं, अगर जल्दी हमने कार्रवाई नहीं करी तो ये मुसीबत और बढ़ सकती है, फिर हमारे इस लड़ाई में संत बेचारी फंस जाएगी। कि तभी कैन गहरी सोच में होता है और कहता है, उत्तरी राज्य के एक व्यापारी ने मुझसे कहा है कि वहाँ के फसलों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, पर जितना हमारे यहाँ भेजा जाता है वो तो उतना ज़्यादा नहीं है, उसमें तो कोई वृद्धि नहीं हुई है। और फिर मूसा और कैन प्रिंस से कह रहे होते हैं, प्रिंस हमें लगता है कि मुख्य सचिव हमारे क्षेत्रीय समझौतों को तोड़ रहे हैं। और फिर प्रिंस सोच के बोलता है, इसका मतलब हमारे खेतों में फसलें ज्यादा हो रही है पर मुख्य सचिव उसको हमारे सामने कम दिखा रहे हैं और उन्होंने हमसे झूठ बोला
कि ये सब उत्तरी जनजातियों के आक्रमण की वजह से हो रहा है। और फिर प्रिंस थोड़ा सा गुस्सा होकर सोचता है कि इसका मतलब इतने सालों से वो जो लेखा जोखा हमें दिखा रहे थे वो सब उल्टा था, वैसा कुछ भी नहीं था हमारे इधर, बस खाली हमें दिखाया जा रहा था। और इसके अलावा उत्तरी शहर में फैले संत के बारे में अफवाहें, ये भी बहुत बड़ा मोड़ ले रहा है अभी। और हो ना हो, लोग तो अभी आना को साइंटिस्ट का रूप धारण करने वाली राक्षसी भी समझ रहे होंगे। उफ, कितनी अफवाहें फैली होंगी, एना कैसे झेल रही है ये सब। और फिर प्रिंस बड़े ही हैरानी से सोचता है, आखिर एना के बारे में अफवाहें फैला कौन सकता है। मुझे शक तो सबसे ज्यादा लेडी एरी पर हो रहा है। और फिर मूसा प्रिंस से कह रहा होता है कि हाँ महामहिम, ये कोई नई बात नहीं है, उसने पहले भी बहुत लड़कियों की अफवाहें फैलाई है जो भी आपके करीब आई है, और ऐसा करके ही उन्होंने सबको आपसे दूर कर दिया। कि तभी प्रिंस बड़े ही हैरान होकर सर पे हाथ रख देता है और कहता है, मूसा क्या आपके पास कोई सबूत है जो आप कह रही हो? क्या इसके पीछे लेडी एरी का ही हाथ है? एक बार कंफर्म कर लो ना। और फिर मूसा कहता है, हाँ मैंने ऐसे लोगों से सुना है, पर हम ऐसे ही कंफर्म नहीं कर सकते, पहले हमें उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। प्रिंस हम सबूत के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। फिर कैन प्रिंस से कह रहा होता है, प्रिंस अगर हम उत्तरी जनजातियों से मदद मांगे तो हमें मुख्य सचिव के भेद खोलने में बहुत आसानी हो जाएगी, है ना प्रिंस? और फिर प्रिंस बोलता है, पर अगर ये उल्टा पड़ गया तो एना खतरे में आ सकती है। इतने में ही लूका, जो कि चुपके से उनकी बातें सुन रहा होता है, और वो शौक हो जाता है और कहता है, एना के ऊपर खतरा। और तभी लूका पकड़ा जाता है और प्रिंस और मूसा और कैन उनकी तरफ देखने लग जाते हैं कि लूका तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर लूका प्रिंस से कह रहा होता है, भैया आप प्लीज एना की हेल्प करो ना। भैया एना ने मेरी जान बचाई थी, मैं देखो कितना ठीक हो गया, और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किसी को माफ नहीं करूँगा। और फिर प्रिंस लूका से कह रहा होता है, लूका हमें भी पता है, हम भी ऐसे ही सोच रहे हैं, हमें भी बहुत बुरा लग रहा है एना को लेके, हम कोशिश कर रहे हैं। और फिर मूसा लूका को समझाते हुए कहता है, पर लूका अगर हम लापरवाही से काम करेंगे तो हो सकता है कि उत्तरी जनजाति और महासचिव के बीच हम दोनों में दुश्मनी पैदा कर दे और दोनों ही हमारी दुश्मनी बन जाए, इसलिए हमें बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा, है ना लूका? कि तभी प्रिंस टेबल पर हाथ मारते हुए कहते हैं कि मुझे अभी उत्तरी जनजाति की ओर जाना चाहिए और मैं उनके गांव की महामहिम से बात करना चाहता हूँ, और खासकर संत के बारे में भी पूछना चाहता हूँ। कि तभी मूसा हैरान होकर बोलता है, प्रिंस आप इसमें शामिल होंगे ऐसे? और प्रिंस कहता है, हाँ वो उत्तरी जनजातियों में शायद कुछ खोज करने गई है, और मुझे समझ आ रहा है कि ये सब संत को मेरे से दूर करने के लिए किया गया था, और मुझे तो शक लेडी एरी पर हो रहा है, और अगर ऐसा सच में हुआ जो हम सोच रहे हैं, फिर लेडी एरी की इमोशंस को देख के मुझे आंखें बंद करनी पड़ेगी। और फिर मूसा और कैन उनकी तरफ हैरानी से देखते हैं। कि तभी प्रिंस फिर से बोलने लग जाता है, एना को मेरे लिए बुलाया गया था, और एना के साथ अब जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। और फिर प्रिंस लूका को बोलता है, लूका मैं एना को वापस जरूर लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और फिर लूका प्रिंस को बोलता है, ओह भैया, इतना बोलते ही वो गले लग जाता है, और वो प्रिंस से कह रहा होता है, भैया आप ध्यान से जाना। और फिर हमें दिखाया जाता है उत्तरी जनजातियों का गाँव, जहाँ पर जैन और आना की शादी होने वाली होती है, और सब बैठे होते हैं, और उनमें से कुछ लोग बोलते हैं, लॉर्ड जैन आपको शादी की ढेर सारी मुबारक हो। और जैन का एक आदमी जैन के गिलास में शराब देता है, और जैन कहता है, धन्यवाद, मैं इस गांव की कुशलता के लिए बहुत प्रयास करूंगा। और एना जो कि बहुत ज्यादा मायूस होती है, वो हैरानी से जैन की तरफ देखती है। और फिर जैन का एक आदमी हुक्स से कह रहा होता है, हुक्स आपको भी ठीक होने के लिए ढेर सारी बधाई। और हुक्स कहता है, हाँ हाँ। और फिर जैन और उसके आदमी जश्न मनाते हुए कहते हैं, आज हम सारी रात पियेंगे। और फिर हम देखते हैं एना बहुत ही मायूसी से सोचती है, तो इसका मतलब क्या मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी? और क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जैन ने मुझे जो गिफ्ट दिया मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया है? मैंने जैन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया इसका मतलब। पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी पीछे नहीं हट पाऊंगी, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। कि तभी हुक्स एना की तरफ देखता है और इशारों में कह रहा होता है, तैयार होना है ना? कि तभी एना जैन से कह रहा होता है, जैन मुझे शौचालय जाना है, वो कहाँ है और क्या मैं हो आऊँ? और फिर हुक्स आता है और कहता है, मैं ले चलता हूँ ना एना, क्योंकि सब लोग नशे में हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कुछ बुरा हो जाए, इसलिए मेरे साथ चलो।
और फिर जैन कहता है हाँ एना, हुक्स सही कह रहा है, वो तुम्हें ले जाएगा, उसके साथ जाओ। और फिर हुक्स कहते हैं ठीक है एना, चलो चलते हैं। और फिर थोड़े दूर जाने के बाद एना और हुक्स भागने लगते हैं और हुक्स एना से कह रहा होता है अगर ऐसे ही भागते रहे तो लगभग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे और तुम जंगल पार कर चुकी होगी एना, लगे रहो, रुकना नहीं, ठीक है। और फिर एना कहती है हाँ मैं नहीं रुकूंगी, चलो। और वो दोनों बहुत तेज भागने लगते हैं और अचानक से एक गड्ढे में धड़ाम से गिर जाते हैं और कहते हैं ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ से आया बीच में हमारे। और वो दोनों गड्ढे से ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं और एक मुसीबत। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जैन को, जो कि अपने आदमियों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। और इतने में ही जैन सोचने लग जाता है कि बहुत देर हो गया, हुक्स और एना अभी तक आए नहीं, शायद वो दोनों थक गए होंगे, इसलिए कहीं आराम कर रहे होंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है जैन का एक आदमी भागते हुए आता है और कहता है ये क्या हो गया, यह तो बहुत बुरा हुआ है, महल से कुछ लोग हमारे यहाँ तक आ गए हैं। और जैन और उसके आदमी ये सुन के बहुत हैरान हो जाता है और उसकी तरफ देखने लग जाता है। और जैन बड़े ही गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में कहता है मुझे उनसे बात करने दीजिए, मैं बात करता हूँ, तुम लोग यहाँ पे रुको। और फिर हमें दिखाया जाता है प्रिंस और मूसा और कैन जो कि दरबार में खड़े होते हैं और 2 दरबार उनको रोक के रखे हुए होते हैं। और तभी उनके पास जैन आ जाता है और प्रिंस अपने सर से वो नकाब हटाता है और जैन कहता है ओह शाही राजधानी के लोग आए हैं। और कहता है वाह स्वयं राजकुमार आ गए, क्या बात है। कि तभी प्रिंस बोलता है बिना इन्फॉर्म के आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्या आप इस गाँव के मुखिया है। और फिर जैन बोलता है हाँ मैं इस गाँव का मुखिया हूँ, मेरा नाम जैन है। और फिर प्रिंस बोलता है मैं यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे जनजातियों के प्रति हमारे कार्यों के बारे में बात करने आया हूँ और साइंटिस्ट को वापस ले जाने के बारे में भी बात करनी है। कि तभी जैन थोड़ा सा रूडली बोलता है ओह तो आपको बात करनी है ना। और जैन थोड़ा सा गुस्सा होके बोलते हैं बातचीत का तो कोई मतलब ही नहीं बनता जब तुम यही सोच के आए हो कि संत और हमारी जमीन को लेने आए हो, तो बताओ क्या यहाँ तुम कुछ लेने आए हो। और इतना कहते ही जैन प्रिंस का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम लोग ऐसे हर बार चाल चलते हो जिसकी वजह से हमने हमारी जमीन और हमारे लोगों को लगभग खो ही दिया है, और अब क्या चाहते हो जितने बचे कुचे हैं हम वो भी खो दे। और तुम्हें क्या लगता है हम संत को ऐसे लोगों को दे देंगे जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, कभी नहीं। कि तभी प्रिंस बोलता है ये मेरी गलती है कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे ही लोग गद्दारी कर रहे हैं, और मैं इस बार वादा करता हूँ कि मैं ये सब ठीक करके रहूंगा। लेकिन साइंटिस्ट एक महिला है, उनका मामला अलग है, ठीक है। इतना कहते प्रिंस जैन का हाथ हटा देता है और फिर जैन गुस्से में बोलता है और अगर साइंटिस्ट कहे कि वो नहीं जाना चाहती फिर। कि तभी प्रिंस भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। और तभी जैन बोलता है ऐना मेरे साथ रहना चाहती है यहाँ पे, और आज ऐना और मैं हम दोनों शादी की रस्में निभा रहे हैं और हम दोनों अब पति पत्नी है। कि तभी प्रिंस मूसा और कैन तीनों हैरान हो जाता है कि क्या। और प्रिंस बोलता है कि तभी प्रिंस बोलते हैं कि उनके गैर मौजूदगी में इस विषय में बात करना हमें पहले मिलने दीजिए ना, ताकि हमें पता चले कि ऐना यहाँ पे सुरक्षित है। कि तभी जैन बोलता है कहीं ये तुम्हारी चाल तो नहीं। और फिर प्रिंस बोलता है नहीं देखो ना हम तो सिर्फ 3 हैं और 3 लोग भला क्या ही लड़ाई हो सकती है, हम तो हार जाएंगे, इसलिए हमें नहीं लड़ाई करना। और फिर जैन अपने आदमी से बोलते हैं जाओ जाके ऐना को लेके आओ। और फिर जैन का आदमी बोलता है ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद चिल्लाते हुए बोलता है चीफ कुछ गड़बड़ है, यह संत नहीं मिल रही है और ना ही हुक्स मिल रहे हैं। और तभी जैन और प्रिंस दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है ऐना और हुक्स को जो कि गड्ढे में फंसे हुए होते हैं। और फिर हुक्स अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है आखिर किसने ऐसी जगह पर जाल बिछाया होगा। और फिर ऐना ऊपर देखते हुए बोलती है ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से हम खुद से निकल पाएंगे। और फिर हुक्स बोलता है शायद कोई ना कोई हमारी मदद करने जरूर आएंगे पर। और फिर हमें दिखाया जाता है 2 डाकुओं को जो कि ऐसे ही जंगल से चल रहे होते हैं और उन्हें गड्ढे से आवाज सुनाई देती है और वो कहते हैं कोई पकड़ा गया, चलो देखते हैं कौन है। और फिर वो डाकू दोनों देखने लग जाते हैं और देखते हैं हुक्स और ऐना को। और उनमें से एक डाकू बोलता है ये ऐसे बाल, ये तो साइंटिस्ट ऐना है ना। और फिर दूसरा डाकू बोलता है मुझे देखने दो पहले। और ऐना और हुक्स उन दोनों को देख के हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है और हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं। और वो दोनों डाकू आपस में कहने लग जाते हैं
इस ऐना पे तो बहुत सारे इनाम हैं, इससे हमें बहुत पैसे मिलेंगे। और ये बच्चा कौन है? ये वही बच्चा है ना जिसे हमने चट्टान से फेंक दिया था। ये बच कैसे गया, छोटा कमीना। और फिर एना और हुक्स इतना सुनते ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं छुटकारा, अरे इनाम, क्या बोल रहे हैं ये लोग। और एना और हुक्स दोनों ही बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं ये लोग अभी हमारे साथ क्या करने वाले हैं। और तभी हुक्स थोड़ा सा गुस्से में बोलता है, ओह तो तुम लोगों ने ही मुझे चट्टान से फेंक दिया था। और फिर वो दोनों कहते हैं लाओ फिर अभी इन्हें खत्म करते हैं। इतना कहते ही वो डाकू अपने हाथों में तीर धनुष ले लेते हैं और तीर मारने के लिए तैयार करते हैं। और फिर हुक्स एना से कहता है, एना मेरे पीछे आ जाओ। एना और हुक्स बहुत डर जाते हैं और फिर एना हुक्स से डरते हुए कहती है हुक्स। और फिर हुक्स कहता है डरने की कोई बात नहीं, तुमने मेरी जान बचाई थी और अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं, इसलिए मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और फिर एना कहती है पर इससे तुम्हें तीर लग जाएगी। और फिर हुक्स कहता है मेरे पास तुम्हारी रक्षा करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम डरो मत एना, मेरे पीछे रहो बस। कि एना बहुत इमोशनल हो जाती है और डरते हुए कहती है नहीं। और फिर एना आवाज लगाती है प्लीज कोई है यहाँ पे, हमारी मदद करो। और फिर वो डाकू जैसे तीर मारने लग जाते हैं। हुक्स एना को पकड़ लेता है और कहता है एना। और फिर डाकू के पीछे से जैन और प्रिंस आ जाते हैं और डाकू को दबोच लेते हैं। और फिर हुक्स और एना सोचते हैं हमला क्यों नहीं हुआ, और वो पीछे मुड़ के देखते हैं। जैन और प्रिंस वहाँ पे पहुँच जाते हैं जिसमें जैन डाकू को दबोचे रहता है और प्रिंस जो कि उन्हें देख रहा होता है। और एना और हुक्स उन्हें देख के राहत की सांस लेते कि हाँ बच गए। और फिर प्रिंस बोलता है ये गड्ढा हमने बनाया था। और फिर जैन थोड़ा सा गुस्सा होके बोलते हैं क्या आपको इजाजत है हमारे क्षेत्र में ऐसे करने का। और फिर हम देखते हैं एना प्रिंस और जैन को देख के बहुत हैरान हो जाती है और कहते प्रिंस जैन आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर जैना उन दोनों से पूछते हैं हुक्स एना क्या तुम दोनों ठीक हो। और फिर हुक्स कहता है मुश्किल से, पर हाँ ठीक है। और फिर एना बोलती है हाँ थैंक यू सो मच, आप दोनों यहाँ पे आए और हमें बचाने के लिए। और फिर जैन और प्रिंस उन दोनों की तरफ प्यार से देखने लग जाते हैं। और फिर जैन बोलता है मुझे लगता है तुम दोनों ठीक हो, चलो फिर पहले एना को बाहर निकाल दे, हुक्स तुम एना की मदद करो। इतना कहते ही जैन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फिर हुक्स कहता है हाँ मैं समझ गया। और जैन एना की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है अपना हाथ लाओ एना, चलो वापस चलते हैं। कि एना इतना सुनते हैरान हो जाती है कि वापस गांव की ओर जाना पड़ेगा। कि तभी प्रिंस बोलता है सॉरी हम जल्दी नहीं आ पाए। और इतने में ही प्रिंस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है एना आओ मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। कि एना प्रिंस की तरफ देखने लग जाती है और फिर प्रिंस बोलता है चलो दोनों साथ में चलते हैं। कि तभी एना शॉक हो जाती है और सोचती है कि क्या प्रिंस अपना हाथ आगे कर रहे हैं, वो तो महिलाओं से डरते थे और उनका छूना भी उन्हें पसंद नहीं था और आज वही अपना हाथ आगे कर रहे हैं। और फिर जैन प्रिंस के हाथ को देखता है और प्रिंस से कहता है क्या आप भूल गए मैंने आपसे क्या कहा था। और फिर प्रिंस बोलता है आप खाली एक तरफ का सुन के देश पर शासन नहीं कर सकते जैन। और फिर हुक्स और एना दोनों ही सहमे खड़े होते हैं और फिर जैन थोड़ा गुस्से में बोलता है एना महल में वापस नहीं जाएगी, वो मुझसे शादी करना चाहती है और यहीं पे रहेगी। कि प्रिंस इतना सुनते ही गुस्से में आ जाता है और उसकी तरफ देखने लग जाता है। और फिर ऐसे ही दोनों में तकरार चल रही होती है और इधर एना बेचारी बहुत परेशान हो जाती है कि मैं दोनों में से किसका हाथ पकड़ूं, और चाहे मैं किसी का भी हाथ पकड़ूं दूसरे को बुरा लग ही जाएगा। कि तभी जैन बोल पड़ता है एना क्या हुआ, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आओ। और प्रिंस को जैन का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता और वो सोचता है कितना अजीब है ये। और फिर प्रिंस सोचता है कि ऐसे ही अगर हम भेदभाव करते रहे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतना सोचते ही प्रिंस एना से कहते हैं एना तुम प्लीज जैन का हाथ पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। कि एना इतना सुन के हैरान हो जाती है कि क्या प्रिंस ऐसे कैसे बोल रहे हैं। और एना इतना सोचते ही प्रिंस का हाथ पकड़ लेती है और जैन बहुत हैरान हो जाता है। और तभी एना प्रिंस से कहती है परेशान करने के लिए सॉरी प्रिंस, क्या आप मुझे ऊपर खींच सकते हैं। और प्रिंस एना की बातें सुन बहुत इमोशनल हो जाता है और उसकी तरफ प्यार से देखने लग जाता है और फिर एना को खींचने लगता है। और फिर एना ऊपर आ जाती है और फिर जैन और प्रिंस एना को संभाल रहे होते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। और जैन जो कि नाराज था और जो कि होना ही था क्योंकि एना ने जैन का हाथ नहीं पकड़ा, उसने प्रिंस का हाथ पकड़ लिया। ये जैन को अच्छा नहीं लगा और इतने में जैन का मुंह उतर गया था और वो एना से पूछ रहा है
एना तुमने ऐसा क्यों किया? और एना को भी थोड़ा सा बुरा लगा था क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत किया है। और वो जैन से कहती है, आई एम सॉरी जैन, लेकिन मैं प्रिंस के साथ वापस महल में जाना चाहती हूँ और इसीलिए जैन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और जैन इतना सब सुन के बहुत मायूस हो जाता है, मगर फिर भी जैन की शिकायतें नहीं रुकी। फिर जैन एना से कहता है, तुम्हें पता है एना, इस आदमी ने जबरदस्ती तुम्हें अपनी दुनिया में लेके आया है ताकि वह ठीक हो सके। ये एक नंबर का मतलब इंसान है ना। मैं तुम्हें इससे ज्यादा प्यार करता हूँ है ना, और तुम्हें इससे ज्यादा खुश रख सकता हूँ। और एना तुम प्लीज इस आदमी के लिए चिंता तो मत करो जो सिर्फ अपना देखता है। कि तभी एना जैन से बोलती है, जैन आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि प्रिंस का एक अनुचर बहुत चिंतित थे और उन्हें प्रिंस की बहुत ज्यादा फिक्र थी, तभी मुझे बुलाया गया है। मुझे प्रिंस ने नहीं बुलाया। और फिर जैन बोलता है, क्या क्या होगा अगर ये झूठ हुआ तो? मैं कैसे मान लूँ कि ये सच है? और एना थोड़ा सा रूडली बोलती है कि नहीं ये झूठ नहीं है, और ये बात मुझे कोई भी बोलेगा तो मैं नहीं मानूंगी क्योंकि प्रिंस अपनी जान की सुरक्षा किए बगैर मुझे बचाने के लिए अकेले आ गए हैं। और बस इसी से पता चलता है कि प्रिंस बहुत ईमानदार इंसान है। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है जैन। और प्रिंस एना को इतना सब बोलते हुए देख बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और एना की तरफ प्यार से देखने लग जाता है। और जैन को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से में अपना हाथ कस लेता है और कहता है, लेकिन कितने में ही नीचे से आवाज आती है जो कि हुक्स होता है। वो कहता है, अरे मुझे भी कोई उठाएगा कि नहीं? मैं मानता हूँ गड़बड़ है, लेकिन मुझे भूल गए क्या तुम लोग? कि तभी उन तीनों को हुक्स की याद आती है कि हाँ वो भी रह गया। और फिर हुक्स को भी ऊपर उठा लेते हैं। और फिर हुक्स जैन से कहते हैं, भैया तुम बहुत मतलबी हो, आपको पता होना चाहिए कि कब हार माननी है। रिजेक्ट होना भैया ये तो नॉर्मल सी बात है। और भैया ज्यादा रिएक्ट न करते हुए नॉर्मली हार मान लीजिए ना। और जैन का मुंह पूरा उतरा हुआ होता है और हुक्स से कहता है, लेकिन उसने हार माना क्या? और फिर हुक्स कहता है, इसके जिम्मेदार भी आप खुद हो भैया, क्योंकि आपने इतनी जल्दबाजी में सब कुछ कर दिया और इसी वजह से एना बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाई। भैया आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आप हर चीज में जल्दबाजी करते हो और इतनी जल्दबाजी करने के लिए आपको एना से माफी मांगनी चाहिए भैया। कि तभी जैन थोड़ा सा रूडली बोलते हैं कि मैं अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और फिर हम देखते हैं जैन एना से माफी मांगने के लिए तैयार हो गया। आखिर क्यों नहीं होता, प्यार के हाथ तो मजबूर जो था। फिर वो एना से कहने लगा, एना प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत जल्दबाजी करी और तुम्हारा फायदा उठाने के बारे में भी मैंने सोचा था। प्लीज एना मुझे माफ कर दो। और एना जो कि हैरान हो जाती है। और फिर एना जैन से कहती है, जैन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं तो प्लीज मेरी एक बात मानोगे? जैन मैं चाहती हूँ कि आप प्रिंस के साथ बहुत अच्छे व्यवहार करें और आप दोनों अपने आपस की दुश्मनी को भी खत्म कर दे। और फिर जैन कहते हैं, ओह तो ये बात है। और तभी हम देखते हैं प्रिंस जैन की तरफ अपनी कदम बढ़ाते हैं और जैन से कहने लगते हैं, जैन मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि हमारे साम्राज्य की तरफ से आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी और हमारी वजह से आपके गांव का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं हमारे फ्रेगल राज की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ जैन। इतना कहते ही प्रिंस जैन के सामने अपना सर झुका देते हैं। तभी प्रिंस को उसका तार का ख्याल आता है जो कि मिस्टर गरुण होते हैं। और प्रिंस उनके बारे में सोचते सोचते बोलते हैं, और जैन जबकि मुझे अब हालात के बारे में पता चल गया है तो मैं ऐसे तो हार नहीं मानूंगा। मैं उन गद्दारों को उनकी असली औकात दिखा के रहूंगा। तो बताओ जैन, क्या आप एक मीटिंग की योजना कर सकते हैं जहाँ पे हम चर्चा कर सके? और फिर हुक्स अपने भैया को इशारे करते हुए पूछते हैं, भैया क्या करेंगे आप? कि तभी जैन सर घुमाते हुए कहते हैं, अभी फिलहाल हमें गांव लौटना चाहिए और वहाँ जाके सारी बातें कर लेंगे ना। और फिर हम देखते हैं वो चारों गांव लौट आते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है जैन और मूसा को जो कि गांव में उनका इंतजार कर रहे थे। और वो दोनों एना को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, एना तुम सुरक्षित हो, हमें बहुत खुशी हुई। और फिर एना मूसा और कैन के पास आती है और कहती है, तुम दोनों भी यहाँ पे आ गए मुझे लेने, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कि तभी कैन बोलता है, एना प्लीज मुझे माफ कर दो, आज ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, ना मैं उस दिन तुम्हें बाजार लेके जाता ना ऐसा कुछ होता। और फिर एना बोलती है, नहीं कैन कोई बात नहीं, और वैसे भी मैं यहाँ पे कोई खतरे में नहीं थी, यहाँ पे सब मेरी सेवा कर रहे थे। कि तभी उन तीनों के पास प्रिंस आ जाता है और उनसे कहते हैं,
अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अभी फिलहाल एना को आराम करने दो। और फिर कैन और मूसा कहते हैं हाँ ठीक है। कि तभी प्रिंस कैन और मूसा से कहते हैं अभी हम उत्तरी जनजातियों के साथ मीटिंग करेंगे, ठीक है, और सबको इसमें शामिल होना पड़ेगा, ठीक है। और जैन जो कि प्रिंस के पीछे ही खड़ा था उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कि तभी एना थोड़ा सा उदास होके बोलती है कि मुझे आशा है कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। उत्तरी जनजाति और फ्रिगल राज्य की दुश्मनी आज खत्म हो जाएगी। कि तभी हुक्स एना से कहता है तुम्हारे बिना यहाँ बहुत अकेलापन लगेगा ना, लेकिन तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो हमसे मिलने। और फिर एना खुश होके बोलती है थैंक यू हुक्स। और फिर जैन एना से कह रहा होता है लेकिन जाते समय सावधान रहे, ठीक है। और जैन अपने हाथ में एक पोटली लेके कहता है कि रास्ते में बहुत सारे जानवर मिल सकते हैं, ये पोटली अपने पास रखना, जानवर अपने पास नहीं आएंगे। और एना जैन के हाथ से पोटली लेते हुए मुस्कुराती है और कहती है थैंक यू सो मच जैन। और फिर जैन एना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है एना एक बात याद रखना कि गांव और शहर दोनों अलग अलग जगह है, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मैं तुम्हारे बारे में ना सोचूं। और जैन एना के हाथ को चूमते हुए कहता है जिस दिन तुम उस जिद्दी प्रिंस को छोड़ दो उस दिन तुम वापस गाँव आ सकते हो मेरे पास। और तभी प्रिंस जैन से कहता है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है जैन, इसके लिए मैं हूँ। एना को संभालने की जिम्मेदारी अब मेरी है। और फिर हम देखते हैं वो लोग गाँव से जाने लगते हैं और गाँव वाले उन्हें राजी खुशी विदा कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं वो सब गाँव से जा रहे होते हैं जिसपे मूसा और कैन गाड़ी चला रहे होते हैं और एना और प्रिंस अंदर बैठे होते हैं। और एना प्रिंस से कह रही होती है प्रिंस। और प्रिंस कहता है फिर एना बोलती है शायद मुझे पूछने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन बात कुछ ऐसा है कि उत्तरी जनजाति के साथ बर्ताव अच्छा चल रहे है ना। फिर प्रिंस एना से बोलता है मैं ये तो नहीं शेयर कर सकता तुमसे, लेकिन मैं संघर्ष को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और एना हम आप पर हमला करने वाले सैनिकों को भी जांच करने के लिए मिलकर काम करेंगे कि आखिर वो लोग थे कौन। और फिर एना खुश होके बोलती है हो थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर प्रिंस बोलता है इस बार तुम्हारी जान खतरे में डालने के लिए मुझे सचमुच बहुत खेद है। आई एम सॉरी एना, प्लीज मुझे एक बार माफी मांगने का मौका दो। और फिर एना हैरान होके बोलती है कि है नहीं, बिल्कुल नहीं, आप तो हमें बचाने आए थे, आप माफी क्यों मांग रहे हो। और आपने तो हमें उस गड्ढे से भी बाहर निकाला, माफी क्यों मांग रहे हो, प्लीज माफी मत मांगो। पर एक मिनट, उस समय की बात करें तो प्रिंस क्या आपका महिलाओं के प्रति डर खत्म हो गया है सच्ची। और हाँ मैंने भी महसूस किया था कि जब आपने मुझे टच किया था तब आपकी सांसें फूली नहीं थी, नॉर्मल थी, इसका मतलब अब आप नहीं डरते, ये तो बहुत अच्छा हुआ। कि तभी प्रिंस शॉक हो जाता है और कहता है मैंने तो सोचा ही नहीं था, मुझे उस टाइम बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और उस वक्त तो मैं यही सोच रहा था कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी मदद करूं, क्योंकि तुमने मुझे ठीक करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। कि एना खुश हो जाती है और थोड़ा सा शॉक भी हो जाती है कि हैं। और फिर प्रिंस खुश होके बोलता है अगर आप यहाँ है तो मुझे लगता है मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ये सही रहेगा। तो बताओ जब हम महल वापस लौट जाएंगे तो क्या आप हमें दावत नहीं देंगे, ताकि आप जल्द से जल्द अपनी मूल दुनिया में पहुंच सके। और एना इतना सब सुन के बहुत खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू सो मच प्रिंस। कि तभी प्रिंस कुछ सोचने लग जाता है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी मूल दुनिया में लौटने की ये आपकी इच्छा है ना। और तभी प्रिंस को याद आता है जैन की कही हुई एक बात, जिसमें जैन ने कहा था मैं एना को बहुत खुश रख सकता हूँ। आखिर कोई कैसे कह सकता है, किसी दूसरे को यह निर्णय नहीं लेना चाहिए कि वो किस में खुश है और किस में नहीं। और फिर हम देखते हैं गाड़ी में जैन भी बैठा हुआ होता है, हमने पहले नहीं देखा था। और जैन प्रिंस से कह रहा होता है हाँ क्योंकि एना अपनी मूल दुनिया में जाने के लिए हिचकिचा रही थी और तभी मुझे लगा कि मैं उसे खुश रख सकता हूँ और वो मेरे गाँव में खुश है। और तभी प्रिंस जैन से कहता है आपका क्या मतलब है। और जैन कहता है एना ने मुझसे कहा कि वो वहाँ वो चीज नहीं कर सकती जो वो यहाँ कर पा रही है। और तभी मुझे लगा कि एना यहाँ पे खुश है और शायद वो इस दुनिया में रहना चाहती है। कि तभी प्रिंस सोचने लग जाता है शायद हो सकता है। और फिर जैन बोलता है एनीवे एना जिसमें खुश है वही करो। कि इतने में ही जैन एना से पूछने लग जाता है एना क्या तुम इस दुनिया में रहना चाहती हो या यहाँ से जाना चाहती हो।
और ऐना ये भी बताओ, क्या तुम अपने मूल दुनिया में वापस जाना चाहती हो कि नहीं? और फिर ऐसे बातचीत करते करते वो तीनों महल में पहुंच गए। और फिर हम देखते हैं वो तीनों महल में पहुंच जाते हैं और वहाँ लूका जो कि पहले से उनका इंतजार कर रहे थे, वो गेट पे आके खड़ा हो जाता है। और लूका ऐना कुछ ऐसे ही देखता है, वो भाग के आता है और ऐना गाड़ी का गेट खोल के बाहर आती है। और फिर लूका चिल्लाते हुए बोलता है, ऐना तुम वापिस आ गई। और आते ही ऐना को जकड़ लेता है और ऐना को हक करते हुए वो कहता है, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम सुरक्षित हो ऐना। कि ऐना लूका को ऐसे देख बहुत हैरान हो जाती है। और फिर ऐना लूका को गले लगाते हुए कहती है, मैं वापिस आ गई। और लूका कहता है, स्वागत है ऐना। और फिर हम देखते हैं प्रिंस मूसा और कैन को, जो कि ऐना और लूका के प्यार को देख के बहुत खुश होते हैं कि इन दोनों में कितनी जमती है और लूका को ऐना की कितनी फिक्र है। और फिर वो दोनों हक कर रहे होते हैं और प्रिंस तभी कहता है, लूका मैं समझता हूँ कि तुम्हें ऐना की बहुत फिक्र है और तुम उससे मिलने के लिए बहुत व्याकुल थे, पर लूका ऐना अभी थकी हुई है, उसे आराम करने दो। और फिर लूका ऐना का हाथ पकड़ते हुए कहता है, भैया मैं ऐना के साथ थोड़ी देर और रहना चाहता हूँ। और फिर प्रिंस बोलता है, नहीं अभी आपका ऑनलाइन क्लास चलेगा तो क्या आपको ज्वाइन नहीं करना, और कुछ दिन बाद तो आपका एग्जाम भी है तो आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। और फिर लूका बोलता है, पर अगर ऐना फिर से गायब हो गई तो? और फिर ऐना लूका से बोल रही होती है, लूका तुम चिंता मत करो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं महल में ही रहूंगी, मैं महल में रह के प्रिंस की देखभाल करूंगी, पर मैं महल से कहीं नहीं जाऊंगी लूका। और फिर लूका कहता है, मैं देख रहा हूँ भैया देश के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो भैया को आपकी जरूरत पड़ेगी है ना। कि तभी प्रिंस लूका से बोलता है, फिलहाल हमें आराम करनी चाहिए और अभी हम चलते हैं लूका, तुम अपने रूम में जाओ। और फिर लूका बोलता है, ओके भैया। और फिर प्रिंस ऐना से बोलता है, ऐना अब तुम जाके थोड़ा सा आराम करो। और फिर ऐना बोलती है, हाँ ठीक है। और फिर प्रिंस मूसा से बोलता है, मूसा तुम लूका को उसके रूम तक छोड़ के आओ। और फिर मूसा बोलता है, हाँ ठीक है चलो लूका। और फिर प्रिंस कैन से बोलता है, कैन तुम लेडी एरी और मिस्टर गरुन को मेरे कमरे में भेजो। और फिर कैन बोलता है, ठीक है। कि तभी प्रिंस बहुत गहरे सोच में होता है और सोचता है, अब तो सब ठीक करना ही पड़ेगा। यही पे चीजें मुश्किल हो जाती है कि प्रिंस ये सब सोच ही रहा होता है कि पीछे से मिस्टर गरुन लेडी एरी आ जाती है। कि तभी लेडी एरी सोचती है कि वो अचानक से हमें बुलाया, क्या बात हो सकती है पापा। और फिर लेडी एरी सोचती है, शायद पापा को भी नहीं पता होगा कि क्यों बुलाया हमें, शायद हमें घर जाने की अनुमति मिल जाएगी आज। और फिर कैन उन दोनों से बोलते हैं, प्लीज हम दोनों अंदर आइए। और फिर वो दोनों अंदर आते हैं और प्रिंस उनसे बोलते हैं, बैठ जाओ। और फिर लेडी एरी और मिस्टर गरुन बहुत हैरान होते हैं कि आखिर क्या बात रही होगी जो हमें बुलाया। और इतने में ही प्रिंस उन दोनों से बोलने लगते हैं, आप दोनों की मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम ऐना की रक्षा करने में सक्षम रहे, थैंक यू। कि इतना सुनते ही लेडी एरी और मिस्टर गरुन दोनों हैरान हो जाते हैं कि क्या वो लड़की वापस आ गई। और लेडी एरी बहुत ही हैरान होकर सोचती है कि क्या ऐना अब तक जिंदा कैसे है, उसे तो मर जाना चाहिए था। कि तभी प्रिंस उन दोनों की तरफ थोड़ा सा गुस्से से देखता है। लेडी एरी और मिस्टर गरुन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उनका प्लान काम नहीं करा, वो दोनों गुस्से में हाथ कस रहे होते हैं। और तभी फॉर्मेलिटी के लिए मिस्टर गरुन बोलते हैं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी खबर है, हम भी उनकी वापसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और तभी लेडी एरी नाटक करती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी बहुत इंतजार कर रही थी कि लेडी ऐना बहुत जल्दी आ जाए। और प्रिंस जिसको कि इन दोनों की चालाकियों के बारे में सब पता था और वो उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ ये बहुत राहत की बात है कि वह बिना किसी चोट के वापस आ गई। कि तभी मिस्टर गरुन बोलते हैं, तो इसका मतलब हमें अब शाही महल में रहने की जरूरत नहीं है, तो अब हम हमारे सामान पैक कर लेंगे। कि तभी प्रिंस थोड़ा सा रूडली बोलते हैं कि रुको, जब तक मैं काम पूरा ना कर लूं तब तक तुम इंतजार करो, क्योंकि बेशक ऐना सुरक्षित वापस आ गई है लेकिन रास्ते पर उस पर हमला हुआ था और संयोग से हमने उन गुंडों को पकड़ लिया था और उनसे पूछताछ करने के बाद पता चला है कि वो तुम्हारे क्षेत्र के हैं। कि इतना सुनते ही मिस्टर गरुन और लेडी एरी हैरान हो जाते हैं और प्रिंस कहते हैं, वो गुंडे अभी काल कोठरी में है, उनका हिसाब हम बाद में करेंगे। लेडी एरी और मिस्टर गरुन बहुत डरे हुए होते हैं
कि तभी प्रिंस बोलते हैं, ये अपराध आपके देश के किसी व्यक्ति से किया गया है और अब तुम मुझे ये मत बोलना कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इतना कहते ही प्रिंस बेल बजा के सैनिकों को बुला लेते हैं और सैनिक भागते हुए आते हैं और आते ही लेडी हैरी और मिस्टर गरुन को पकड़ लेते हैं और मिस्टर गरुन हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, इन सब का मतलब क्या है, हमें क्यों पकड़ा है। मिस्टर गरुन चिल्लाते हुए कहते हैं, प्रिंस आपको कुछ गलतफहमी हुई है, हमें सच में कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते, हम बेकसूर हैं। प्रिंस ये जरूर कोई आम आदमी होगा जो अपनी मनमानी कर रहा होगा। और फिर प्रिंस रूडली बोलते हैं, वो सब हम पूछताछ में पता कर लेंगे। कि तभी सैनिक उन दोनों को घसीटते हुए ले जाते हैं और वो दोनों चिल्लाते हैं, महारानी, प्रिंस गेराल्ड। और फिर कैन प्रिंस से पूछ रहा होता है, प्रिंस क्या ये दोनों अपनी गलती कबूल करेंगे। और फिर प्रिंस बोलता है, हम करवा लेंगे कबूल। और फिर प्रिंस कैन से बोलता है, अब हमें याना के बारे में फैल रही अफवाह के बारे में कुछ करना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है याना को जो कि अपने रूम में आराम कर रही होती है। कि तभी अचानक से याना अपनी आंखें खोल लेती है और सोचती है, शायद मैं किसी गहरे नींद में चली गई थी। पिछले कुछ सप्ताह पहले मुझे किडनैप कर लिया गया था और मेरी जान खतरे में भी थी। शायद मैं जितना सोच रही हूँ उससे ज्यादा मैं थक गई थी। और फिर याना की नजर उपकरण पर जाती है और सोचती है, ये वही उपकरण है जो मैं महल छोड़ने से पहले बना रही थी। ये अधूरी रह गई। और तभी याना दो उपकरण को उठाते हुए कहती है, हाँ ये सही है, मैं इन्हें थोड़ा और चमकाना चाहती हूँ। फिर याना एक कपड़ा लेके उनको पोंछने लगती है और फिर याना उपकरण को पकड़ते हुए कहती है, हाँ इससे काम चल जाएगा। कि तभी याना की नजर तेल पर जाती है जो कि उत्तरी जनजातियों से वो लेके आई थी। और तभी याना सोचती है कि इन तेलों के इस्तेमाल से और भी बेहतर महसूस हो सकता है, क्योंकि जैन को बहुत अच्छा महसूस हुआ था, पर मुझे देखना पड़ेगा क्या ये प्रिंस के शरीर में अनुकूल होगा। और वैसे भी अब तो प्रिंस को मेरे पे भरोसा हो गया है, अब तो डरने वाली बात भी नहीं है, मैं चीजों को धीरे धीरे ले जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि उसे फिर से ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाए। कि याना इतना सोच ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है और नॉक करते हुए बोलता है, यह मैं हूँ। और याना को पता चल जाता है कि प्रिंस गेराल्ड। और याना दरवाजा खोलते हुए बोलती है, प्रिंस क्या आपको किसी चीज की जरूरत है। और फिर प्रिंस बोलता है, हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और फिर हमें दिखाया जाता है महल के बाहर का राज्य, जिसमें याना को लेके बहुत अफवाहें फैल रही होती है। उसमें लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि क्या तुम लोगों ने सुना है कि वो साइंटिस्ट फिर से वापस आ गई है। और सुनने में तो आया है कि उसी ने ही अपनी जादू से प्रिंस का ब्रेन वॉश कराया है, प्रिंस को अपने वश में कर लिया है। वो एक जादूगरनी है, उसे जल्दी से जल्दी राज्य से बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत बड़े संकट में आ जाएंगे। चलो सब महल चलते हैं, वहां जाके सब प्रदर्शन करेंगे।